हाय फ्रेंड्स। आइए आज हम जो यूथ कंपटीशन वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन का सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे। हम 26वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है उसे देख लीजिए। द वेवफॉर्म ऑफ द आर्मेचर ईएमएफ इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में आर्मेचर ईएमएफ का तरंगाकार होता है, किस प्रकार का रहता है? वर्ग, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर आयताकार या ट्रेंगुलर त्रिभुजाकार या साइनसोइडल, किस प्रकार का रहता है? तो अब ये एक याद रखने का तरीका है। एक केवल हम इसको याद रख सकते हैं, ये इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि हम इसको बिना याद करे लगा सकें। तो ये आर्मेचर में कैसा रहता है? त्रिभुजाकार रहता है। इसका कैसा? ट्रेंगुलर रहता है आर्मेचर। आप इसको एक याद रख लीजिए, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे याद रख सकते हैं क्योंकि उसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास 27वां क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। द एक्साइटिंग कोयल ऑफ एनी डीसी मशीन आर वुड। डीसी धारा मशीन को उत्तेजित कुंडली किसमें जुड़ी होती है, किसमें जुड़ी रहती है? वो डीसी धारा एक्साइटेशन कोयल किसमें जुड़ी रहती है? फर्स्ट ऑप्शन है इन द मशीन, इन द आर्मेचर स्लॉट, अराउंड द पोल, सेपरेटली, किस में रहेगी? तो हमारे पास क्या रहे? जो एक्साइटेशन कोयल रहती है वो कैसे? एक पोल के ऊपर हम करते हैं ना, इसमें वाइंडिंग करते, जैसे एक पोल ये रहा, इसके ऊपर हम ये वाइंडिंग देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो किस प्रकार से? पोल के ऊपर वो सेपरेट रहती है, तो अराउंड द पोल रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा ये? अराउंड द पोल। उस पोल के ऊपर खाँचों पर उसमें कुंडली वाइंडिंग करते हैं हम, उत्तेजन कुंडली का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये 28वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देख लीजिए अभी। उसमें क्या पूछा गया है? द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मशीन एक्टर्स। कम्यूटेटर किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से वो बिहेव करेगा, एक्ट किस प्रकार से? तो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर या कंट्रोल हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना? तो किस प्रकार से ये करेगा? हमारा फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। ये क्वेश्चन भी IMP है। SSC JEE ने इसे 2 बार पूछ लिया है अभी तक। इसको 14 में पूछा था, 17 में भी इसे पूछ लिया है ना? तो ये हमारा कम्यूटेटर रहता है। कम्यूटेटर कैसा रहता है? कम्यूटेटर एक इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। कम्यूटेटर क्यों हम उपयोग करते हैं? कम्यूटेटर का हम उपयोग AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, जो एज ए फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। ओके, कम्यूटेटर को हम, और कम्यूटेटर से ब्रश की सहायता से हम जो भी जनरेटर में करंट को बाहर ले लेंगे। ठीक है, और ब्रश में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, पर ब्रश में 1 वोल्टेज ड्रॉप या 2 रहता है, तो 2 वोल्टेज ड्रॉप हम मान लेते हैं, दोनों को मिला के 2 वोल्टेज ड्रॉप रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कम्यूटेशन गिवन राइज टू। अल्फा दिक् परिवर्तक के कारण क्या होता है? अल्फा दिक् परिवर्तक, द आर्मेचर क्या है? स्पार्किंग एट द लीडिंग एंड ऑफ द ब्रश। ब्रश के अग्रणी धार पर स्पार्किंग होगा, या ब्रश के अनुगामी या पिछली धार पर स्पार्किंग होगा, या कोई भी स्पार्किंग नहीं, नो स्पार्किंग। स्पार्किंग एट द मिडिल ऑफ द ब्रश, ब्रश के बीच में होगा, बीच में तो नहीं होता, और ब्रश पर स्पार्किंग तो होता है। ये तो 2 हो गया। या अग्रगामी करेंगे या अनुगामी करेंगे, अग्रणीगामी या अनुगामी, 2 में से कोई भी हमारा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है इसमें, है ना? तो आप याद रख लीजिए, स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एंड ऑफ द ब्रश, इसमें पिछले भाग पर। अब आगे वाला पोर्शन तो हमारा जैसे ये वाला पोर्शन रहेगा, ये तो हमारा आगे चला जाएगा, तो ये पीछे वाला ही बचेगा ना। इसमें जो भी करंट जंप करेगा, ये रोटर रहेगा उसमें, तो ये यहाँ से निकलेगा, तो यही जंप करेगा जो बचा है वो। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फॉर ए डीसी जनरेटर if the brushes are given a small amount of the forward shift the effect of armature reaction। डीसी जनरेटर में यदि ब्रश को कुछ मात्रा से अग्र स्थानांतरित किया जाए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया कुछ थोड़ा सा आगे कर देंगे तो क्या रहेगा, टोटली डिमैग्नेटाइज या टोटली मैग्नेटाइज या पार्टली डिमैग्नेटाइज एंड पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइज या थर्ड वाला ऑप्शन टोटली क्रॉस मैग्नेटाइज। तो हमारा का थोड़ा सा आगे हम उसको ब्रश को करेंगे, अगले साइड में इधर आगे कर देंगे थोड़ा सा, इधर जैसे ये है तो यहाँ पे कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या रहेगा डिमैग्नेटाइज हो जाएगा और थोड़ा सा पार्टली क्रॉस मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी हमारे पास 31वां क्वेश्चन स्क्रीन पे ऊपर देख रहा होगा, तो इसको हल करेंगे हम। इसमें क्या पूछा गया है, फॉर ए फुल पिच वाइंडिंग द जनरेटेड वोल्टेज इन बथ कोयल साइड आर। पूर्ण पिच कुंडली के लिए दोनों कोयल साइड में उत्पन्न वोल्टेज होगा, दोनों कोयल के साइड में किस तरह से रहेगा। फुल पिच वाइंडिंग में तो आप जानते होंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग दो प्रकार से यूज़ करते हैं हमारे। और फुल पिच वाइंडिंग में जो 180 फेज जो डिफरेंस हमारा पेयर रहता है 180 और 180 से कम इसमें रहता है, तो फुल पिच वाइंडिंग में हमारा वोल्टेज ज़्यादा रहेगा और शॉर्ट पिच में कम रहेगा। लेकिन हमारा शॉर्ट पिच वाइंडिंग के भी एक बेनिफिट है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारा जो एंड का कनेक्शन रहता है उसमें क्या रहता है, कॉपर की जो बचत हो जाती है हमारी, है ना, उसके बाद स्मूथ हो जाता है और जो हार्मोनिक्स रहता है उसे भी हम दूर कर सकते हैं इसके द्वारा। तो हमारा फुल पिच वाइंडिंग रहेगा तो उसमें क्या एग्जैक्टली इन ए फेज या समकोणिक क्वाड्स इन ए क्वाड्रेचर या एग्जैक्टली 180 आउट ऑफ द फेज अप्रोक्सीमेटली 118 डिग्री आउट ऑफ द फेज। कौन सा रहेगा हमारे पास आंसर, राइट आंसर हमारे पास रहेगा ये ए वाला एग्जैक्टली इन ए फेज, क्योंकि इसी एक ही फेज में रहेगा दोनों में, E1 और E2 एक ही फेज, एग्जैक्टली एक फेज में आ जाएगा। ठीक है, और जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग वो 180 से कम रहता है उसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा है। Which of the following quantity maintains the same direction whether a DC machine run as a generator or motor। डीसी मशीन द्वारा जनित्र के रूप में अथवा मोटर के रूप में कार्य करने पर भी निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान दिशा को कायम रखती है। कौन सी राशि है जो समान दिशा में कायम रखेगी। ठीक है, कौन सी राशि रहेगी आप बताइए। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बदलते इसकी डायरेक्शन मोटर और जनरेटर में, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और सप्लाई करंट। सप्लाई करंट मोटर में हम इधर से देंगे, है ना, तो यानी कि इनकमिंग हो गया, और जनरेटर रहेगा तो उसमें वो आउटगोइंग के कंडीशन में जाएगा। फील्ड करंट भी क्या रहता है हमारा, इसमें मोटर में क्या रहता है, वो जनरेटर में तो उसमें सेचुरेशन से कम वाला रहेगा जो हमारा रेसिडुअल मैग्नेट कहेंगे, उसके माध्यम से कर लेंगे हम, या फिर बाहर से देते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में। आर्मेचर करंट तो हमारा ये दे रहे हैं हम मोटर में, तो ये दोनों की दोनों चेंज हो जाएगा। पर बैक ईएमएफ के रूप में हमारा मोटर के रूप में काम करेगा, है ना, फाई ZPN और 60A, ये आपने फार्मूला आप जानते होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इस जनरेटर में जी बैक ईएमएफ जनरेट होगा, इसे जनरेटर वोल्टेज बोलेंगे, और जो हमारा रहेगा मोटर की कंडीशन में बैक ईएमएफ पहले जितना भी उसको घुमाने के लिए बल उत्पन्न हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमारा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा क्या रहती है हमारी, चेंज नहीं होती है। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन के हम पढ़ते हैं आगे। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देख लीजिए। रिलेक्टेंस टार्क इन ए रोटेटिंग मशीन इज प्रेजेंट व्हेन।
घूर्णन मशीन में अवरोध बलाघूर्ण उपस्थित है। क्या है, किस प्रकार से ये देख ले। घूर्णन मशीन में अवरोध बलाघूर्ण उपस्थित होता है। वायु अंतराल एक समान नहीं होता। एयर गैप क्या है, एयर गैप इज नॉट यूनिफॉर्म। रिलेक्टेंस सी बाय स्टेटर एएमएफ वेरियस। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको बताता हूँ अभी, ये है नेक्स्ट वाले ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन आप देख लीजिए। रिलेक्टेंस सी, रिलेक्टेंस सीन बाय रोटर एएमएफ वेरियस और रिलेक्टेंस सीन बाय द वर्किंग एएमएफ वेरियस। घूर्णन मशीनों में अवरोध बलाघूर्ण उपस्थित होता है जब कार्यकारी एएमएफ में प्रदर्शित अवरोध परिवर्तन होता है। क्या रहता है, किस कंडीशन में होता है। घूर्णन मशीन में, जो घूमने वाली मशीन है, रोटेटिंग मशीन है, उसमें अवरोध बलाघूर्ण रिलेक्टेंस टार्क बोलेंगे जिसका हम, उपस्थित होता है जब उसके कार्यकारी ईएमएफ में प्रदर्शित अवरोध परिवर्तन रहता है। किसमें, ईएमएफ में जब हम परिवर्तन करेंगे। रिलेक्टेंस सी बाय द वर्किंग ईएमएफ वेरियस, किस कंडीशन में, रिलेक्टेंस सीन कब देखने को मिल रहा है हमें, बाय द वर्किंग ईएमएफ वेरियस, मतलब परिवर्तित के कंडीशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। द वेरिएबल लॉस इन ए डीसी शंट मशीन, वेरिएबल लॉस कौन सा रहता है डीसी शंट मशीन में, चर क्षय बोलते हैं हिंदी में जिसे हम, चर क्षय। तो आयरन लॉस, शंट फील्ड लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस या फ्रैक्शन या विंडेज लॉस, फ्रैक्शन एंड विंडेज लॉस। तो वेरिएबल लॉस आप जानते होंगे, जिस लॉस का हम क्या बोलेंगे, आई स्क्वायर आर की कंडीशन में होता है, ठीक है। और हमारा कांस्टेंट लॉस में आयरन लॉस रहता है। आयरन लॉस के अंदर कौन कौन से लॉसेस आते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस आता है हमारा, ठीक है। आप उनके दोनों के फार्मूले भी याद रख लीजिए, इसमें ये रहता है। तो हमारा वेरिएबल लॉस हो गया ये आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया हमारा, ठीक है। ये फील्ड में कॉपर वाइंडिंग के अंदर होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, आसान है। कम्यूटेटर खंड आर्मेचर कंडक्टरों से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। कम्यूटेटर खंड, कम्यूटेटर खंड रहते हैं जो कम्यूटेटर, वो आर्मेचर के जो कंडक्टर रहेंगे उससे किस प्रकार जुड़े रहेंगे। तो हमारा वो हो जाएगा, इसके राइट ऑप्शन डायरेक्ट इसको देखें तो डी वाला, कॉपर लॉक्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, या सोल्डरिंग रहे तो सोल्डरिंग का हम देंगे, कॉपर लॉक्स के द्वारा वो जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। पोलसू, जो पोलसू रहता है वो किसके द्वारा जुड़ा रहता है उसके अंदर, पोल, मेन तो पोल रहेगा हमारा, जैसे ये पोल है। अब इसके ऊपर ऐसे पोलसू हम लगाएं तो ये एक, यहाँ पे एक नट कसेंगे हम, जिसे बोलते हैं शंख स्क्रू के द्वारा जुड़ा रहता है, ओके। शंख स्क्रू के द्वारा कम्यूटेटर से जुड़ा रहता है। और जो हमारा कम्यूटेटर किस प्रकार का बना रहता है, तो हार्ड ड्रोन का बना रहता है, कॉपर का एक बेलनाकार का बना हुआ आता है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, क्या है, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का यूज़। फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, आंशिक पिच कुंडलन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम, मेक इट स्टिफर, उसे दृढ़ बनाता है, क्षण प्रतिघात में कमी करता है, या ये क्या है, थर्ड वाला रिजल्ट्स इन रिड्यूस एक्सेल लेंथ ऑफ द मशीन, मशीन का लेंथ कम करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, शॉर्ट पिच वाइंडिंग को करने से, मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज़ करने से हमारे बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहले हमारा जो ई कम हो रहा है, जो जनरेट बैक ईएमएफ जो जनरेट उत्पन्न होता है ना, वह कम होता है, बट हमारा बेनिफिट रहता है वो अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग, तो वो किम एकदम दृढ़ एक मजबूती से वो कनेक्ट हो जाएगा। और रिलेक्टेंस से जो लीकेज रिएक्टेंस रहेगा ना, वो भी हमारा कम हो जाएगा। मशीन की जो लंबाई रहती हैं
वो भी हमारी थोड़ी सी क्या कम हो जाएगी, क्योंकि उसका साइज हम छोटा कर रहे हैं तो वो कम हो जाएगी। इस कारण से इसमें क्या होगा, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, कोयल पिच वाइंडिंग का हो गया है हमारे पास ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 37वां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। इसके ऊपर लेफ्ट वाइंडिंग इज़ प्रिफेयर फॉर विच टाइप ऑफ मशीन। लेफ्ट वाइंडिंग का उपयोग हम किस प्रकार की मशीन में वरीयता देते हैं, मतलब उसका प्रिफरेंस देते हैं। कैसा प्रिफरेंस देते हैं, किस प्रकार की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एई में भी पूछा गया है, जेई में भी 2 बार पूछा है, और एफसीआई में भी पूछा है, डीएमआरसी में भी, एलएमआरसी में भी, एसटीओ में भी पूछा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है लेफ्ट वाइंडिंग की प्रिफरेंस हम किस में देंगे। तो आपके सामने मैं ऑप्शन को लाता हूँ अभी। ये हमारे पास ऑप्शन हो गए लेफ्ट वाइंडिंग की प्रिफरेंस के। लो करंट एंड लो वोल्टेज के लिए, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए, या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते होंगे लेफ्ट वाइंडिंग में होता है ए बराबर पी रहता है। ओके, हमारे पास 2 प्रकार की वाइंडिंग, और वेव वाइंडिंग और हमारे पास वेव वाइंडिंग में क्या रहता है, इसमें 2 रहता है ए बराबर। ओके, ए बराबर 2 रहेगा। तो हम इसका उपयोग किस में करेंगे, लेफ्ट वाइंडिंग का उपयोग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए उपयोग करेंगे, और वेव वाइंडिंग का उपयोग कहाँ पे करेंगे, हम हाई वोल्टेज लो करंट के लिए उपयोग करेंगे हम इसका उपयोग। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और इसमें है लेफ्ट वाइंडिंग की मशीनों की रेटिंग आमतौर पर 500 किलो वाट से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है। कितने के लिए, हाई रेटिंग के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वेयर द शंट जनरेटर आर वाइडली यूज्ड। शंट जनरेटर का उपयोग व्यापक रूप से कहाँ किया जाता है, शंट जनरेटर का उपयोग व्यापक रूप से हम कहाँ पे करेंगे। तो आप देख लीजिए, इसका शंट जनरेटर का यूज़ हम कहाँ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, वेयर द लोड इज़ वेरी हाई, वेरी बहुत अधिक लोड के ऊपर। वेयर ए कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड ओवर ए नैरो लोड रेंज। संकीर्ण भार क्षेत्र पर नियत वोल्टेज जरूरी होता है। या फिर अगला हमारे पास क्या है, वेयर आफ्टर फ्लक्चुएशन इज एक्यूरेट, जहाँ अक्सर भार में उतार चढ़ाव होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो आपको बता दूं मैं कि जो हमारा शंट जनरेटर रहता है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है, रिक्वायर्ड ओवर नैरो लोड रेंज के लिए, है नहीं, संकीर्ण भार क्षेत्र के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यह तथा जहाँ कम पावर की आवश्यकता होती है वहाँ किया जाता है इसका उपयोग। जैसे बैटरी चार्जिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, शंट जनरेटर का उपयोग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, ठीक है, अब इसको पढ़िए अभी। व्हाट हैपेंस इफ द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कंसिस्ट विथ द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के मामले में क्या होगा यदि चुंबकीय अक्ष ज्यामिति अक्ष के संपाती रहे, तो क्या होगा इस कंडीशन में हमारे पास। तो ये ऑप्शन हमारे पास डीसी जनरेटर डिजाइन की गति पर चलता है, जनरेटर अति भार पर गति करता है, या फिर जनरेटर पर कोई भार नहीं होता है, या जनरेटर पूर्ण भार पर गति करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, शून्य भार की स्थिति में देखिए, शून्य भार की स्थिति में चुंबकीय अक्ष ज्यामितीय अक्ष को ढके हुए होते हैं। ज्यामितीय उदासीन अक्ष की स्थिति सदैव अपरिवर्तित रहती है। ओके, जबकि चुंबकीय उदासीन अक्ष की स्थिति आर्मेचर के साथ बदलती रहती है। ब्रश को सदैव चुंबकीय उदासीन
अक्ष पर रखते, किसके ऊपर, ब्रश को सदैव MNA पर रखते हैं, हम सदैव उसको MNA पर रखते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। जनरेटर पर कोई भार नहीं है तो वो एक दूसरे को ऊपर रहेगी, चुंबक अक्ष ज्यामितीय अक्ष के ऊपर रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए इसको। द EMF इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ ए शंट जनरेटर इज, क्या है, 500 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम। इफ द आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज इसमें पूछा है हमारा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ। एक कागज़ लेता हूँ और इसमें हल करता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये किस कंडीशन में पूछा है, शंट जनरेटर की कंडीशन में है। ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा, शंट जनरेटर में एक फार्मूला होता है, E बराबर रहता है V प्लस I R रहेगा, आर्मेचर में ये रहेगा। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, वो हो जाएगा। और शंट जनरेटर हमारे पास कैसा जुड़ा रहता है, ये हमारी वाइंडिंग हो गई, ये हमारा आर्मेचर होगा और ये हमारा लोड रहेगा। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज, ये करंट, ये आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये इधर से आएगा, इधर से होकर ये दोनों रहेगा, शंट करंट होगा। अब हमारे पास क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। इंड्यूस्ड क्या निकालने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए बोला है हमें, ये निकालने के लिए बोला है। तो हम इसको निकालेंगे, तो इसको ले आते इधर, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, V बराबर E माइनस IA RA। हमारे पास वोल्टेज दिया है जनरेटर में, इंड्यूस्ड में कितना दिया है, ये 500 दिया है। कितना दिया है, ये 500 हमने लिखा। और ये दो निकालेंगे अभी। देख, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 दिया है, और आर्मेचर करंट इसके कितने दिया, आर्मेचर करंट 200, ये 200 हमने रखा। और इसको काट लेते हैं, 1 0 से ये कट गया, 2 दूनी 4, तो 500 माइनस 2 दूनी 4, 40। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 500 में से 40 जाएगा तो 460 वोल्ट हमारा ये टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 460 ये हमारा आंसर आ गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम अगले वाले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड।